हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं नंद किशोर जोशी स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आनंद मंगल के साथ बिंदास हैप्पी लर्निंग की तरह अच्छी सी लर्निंग करते रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे और हमेशा अपनी स्टडी को लॉन्ग लास्टिंग रखोगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये जो है ना आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक है, जिसका पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 2 आपको 10th में देखने को मिलेगा। ये क्लास 9th की सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस की, सिविक्स की, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिटिक्स की या पॉलिटी, है ना, कुछ भी बोलो, राजनीति विज्ञान भी आप कह सकते हो, उसकी टेक्स्ट बुक है बच्चों। इसके मैं सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, उनका मैं 1 बाय 1 चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बनाए हैं, जिसमें सारे चैप्टर्स की मैं देने वाला हूँ आपको समरी, है ना। अच्छे से समरी भी मिलेगी आपको, मतलब एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा लाइन बाय लाइन, लेकिन साथ ही साथ मैं समरी भी दे दूंगा, ताकि आपको और अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, आपके अच्छे स्कोर जो है वो आप अचीव कर पाओ। और साथ ही साथ में जो डिफ़िकल्ट हार्डवर्ड होते हैं उनकी मीनिंग भी मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ मैं ध्यान दूंगा कि हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन अच्छी तरह से हो सके। क्यों? क्योंकि बच्चों, बहुत सारे जो है ना इंग्लिश मीडियम में, जो सीबीएसई में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो और बहुत सारे इंडिया में हम देख सकते हैं कि ओवरऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो इमेज है और इस तरह का जो लुक है, उनकी वजह से बच्चे जो है ना, मतलब इतनी टीचर की एकदम फराटेदार इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, या कभी कभी उन्हें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कभी कभी हमें ऐसा होता है कि एक टीचर जो बात कर रहा है या समझा रहा है, तो उसका रीजनल, जैसे कि मारवाड़ी है, जैसे कि मैं मारवाड़ी हूँ, तो बीच में मतलब उसका एक जो मदर टंग है ना, वो भी उसमें आ जाता है। तो उस वजह से बच्चों में जो है ना, ये एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सारे जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जितने भी हैं, मतलब उतने नहीं, लेकिन जितने मुझे आते हैं, और मैं अच्छा सा प्रयास करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, तो चले हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारे सामने जो है ना, पहला जो लेसन 1 आएगा वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये 9th क्लास का सोशल साइंस की सिविक्स का पहला चैप्टर है, यानी प्रथम अध्याय है ये आपका। इसमें हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब एक तरह से लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र क्या है, कौन है वो प्रजा, और ये तंत्र, तंत्र यानी सिस्टम, तो किस तरह का ये सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, बाद में ये समझ लेंगे ना, फिर हमें समझ में आएगा कि ये हमें क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि आपके मन में ये आएगा कि भाई इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और स्टूडेंट को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यार आप जो है ना, मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा जो स्कूली लाइफ होती है ना, आगे जाके हम लोग सिटीजन बनते हैं, तो आप अच्छे भावी सिटीजन बनो और अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में अच्छी तरह से समझ सको। इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट आपका दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और किस तरह से आपके आगे यूटिलाइज होने वाली है, किस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिस में लेते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में। तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ये चैप्टर। इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। कहीं पे भी आप अटकते हो, यहाँ डिफ़िकल्टी अगर आती है, तो प्लीज़ जस्ट लीव अ कमेंट। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, 24/7 रेडी रहूँगा, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और ये हमारा डेमोक्रेसी का पहला चैप्टर है। तो इसमें चैप्टर को शुरू करने से पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और क्या चीज़ें हमारे सामने आने वाली है। तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले जो आएगा, इसमें आएगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। इसकी जो है ना फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स का मतलब यहाँ पे स्पेशलिटी है कि डेमोक्रेसी अगर है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कौन कौन से कोई बता सकता है? बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें राजा, किंग और क्वीन, है ना, उनका रूल होता है। फिर डिक्टेटरशिप होता है, जिसमें डिक्टेटर का रूल होता है। डिक्टेटर क्या होता है, ऑटोक्रेटिक भी होता है और ऑटोक्रेसी भी है। सो दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ ये चैप्टर शुरू होता है तो पहले आपको एक डेफिनेशन दी जाती है ना, डेमोक्रेसी की, एंड स्टेप बाय स्टेप इट वर्क्स ऑन
द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन में जो भी वर्ड्स है, इसमें की वर्ड्स जो है ना उसके ऊपर फोकस किया हुआ है इस चैप्टर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव हैर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट द मिनिमम फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो एकदम बेसिक जो फीचर्स है, उन चीज़ों को समझना इस चैप्टर का पूरा एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और क्या है, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर एंड स्लोली, जैसे ही हम लोग स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों में अब आपको जैसे जैसे आप डेफिनेशन समझोगे, उसमें जो की वर्ड्स है वो समझोगे, देन आप फीचर समझोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है। दोनों में डिफ्रेंशिएशन आपको आप कर पाओगे, इतना आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी इस चैप्टर को समझने के बाद में। And at the end of this chapter, it just highlight on the objective and introduce a broader idea of डेमोक्रेसी। जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ेगा और एंड में आएगा, तो दी एंड जैसे हैप्पी एंडिंग होता है ना, तो वहाँ पे हैप्पी एंडिंग में थोड़ा सा ये दे देगा ब्रॉडर आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी कि जो डेमोक्रेसी की जो आपने डेफिनेशन वहाँ पढ़ी थी, उसमें केवल आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड लेके इसको पढ़ी थी। जैसे कि मैं अभी नहीं बताऊंगा डेफिनेशन, आगे हम लोग वैसे भी बात करने वाले हैं। तो वो जो डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या गवर्नमेंट से ही लिमिटेड है? क्या इसे हम लोग स्कूल में, हमारे फैमिली में, हमारी सोसाइटी में हम लोग उसे रिलेट कर पाएंगे या कर सकते हैं? ये सारे के सारे जो है ना ब्रॉडर आइडिया भी लास्ट में हमारे सामने आने वाला है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं लास्ट में जो है ना इसका, अब ये क्यों करने वाले हैं, वाई डेमोक्रेसी? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड एक्सपेंडिंग मोर एंड मोर कंट्रीज। आज मतलब ये जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। प्रिविलेंट का मतलब प्रचलित या फिर लोकप्रिय हम बोल सकते हैं, या मोस्ट फेवरिंग वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ज़्यादा सपोर्टिव एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? वाई इट्स सो? वाट मैक्स इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्यों? क्योंकि ये बेटर है। लेकिन बेटर क्यों है? दैट इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी विल टेक अप इन दिस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में हम लोग ये भी उठाने वाले हैं कि भाई डेमोक्रेसी है तो ठीक है सर, हमने पढ़ लिया, और बाद में फिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों बहुत सारी कंट्रीज इसे अडॉप्ट करती है। यही चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर का ओवरव्यू है। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विद द डेफिनेशन, जो आपके सामने दिखाई दे रही है एक बॉक्स के साथ में बैलेट पेपर जो है ना पहले यूज़ होता था, आजकल ईवीएम का यूज़ होता है। हम लोग जैसे ट्रेन में आते हैं ना, तो टाइम के साथ में ये मैकेनिज्म भी चेंज होता रहता है। तो डेफिनेशन आपके सामने है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सिंपल सा एक छोटी सी डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सर। यस, इसमें क्या होता है? द रूलर्स आर इलेक्टेड, रूलर्स इसमें इलेक्टेड होते हैं। कौन करते हैं? बाय द पीपल। अब यहाँ पे हमारे सामने सवाल बन जाता है कि भाई डेमोक्रेसी क्या है और इसमें क्या होता है और किस तरह का मतलब एक सिस्टम है यहाँ पे, ये हमारे सामने आ गया है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि अगर ये डेफिनेशन है तो इससे क्या समझ में आएगा? इट विल अलाउ यू टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। बिल्कुल, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। अभी तक ये क्लियर नहीं है तो प्लीज़ इसके ऊपर 2-3 बार जोर से आप बोलो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे ही ये आपकी डेफिनेशन क्लियर होती है, यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अभी इसको यूटिलाइज करते हैं, जैसे आर्मी रूलर
चल रहा है म्यांमार में। म्यांमार हमारा एक एशियन कंट्री है और भारत का नेबरिंग कंट्री भी है ना, इंडिया का। तो यहाँ पे आर्मी का रूल चल रहा है, ठीक है। आर्मी इसमें रूल कर रही है लोगों के ऊपर। तो आर्मी रूल कर रही है, तो आर्मी के जो रूलर्स है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये सवाल अपने माइंड में करो। कौन सा? ये जो मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला वर्ड, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे आर्मी के रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दैट्स वाई वी कैन नॉट कॉल म्यांमार अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। म्यांमार को हम लोग इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आर्मी रूल करती है और आर्मी के रूलर्स कभी भी लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। इलेक्टेड यानी कि लोगों का चुनाव होता है, हम चुनते हैं, हम इलेक्शन करवाते हैं। अरे चूंटनी थस्से भाई, चूंटनी, यस, चुनाव होता है। तो चुनाव में अगर हम लोग ये बात करते हैं ना, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका चिल्ली का। चिल्ली क्या है? ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली नहीं है बच्चों। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है। डिक्टेटरशिप जैसे कि जर्मनी में हमने हिटलर के बारे में कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो वैसा का वैसा सिस्टम यहाँ पे पिनोकेट चला रहा है चिल्ली में। और पिनोकेट जो कि एक डिक्टेटर होता है, और डिक्टेटर कभी भी इलेक्टेड लीडर नहीं होते हैं। दैट्स वाई हम लोग ये बात भी यहाँ पे नोटिस करेंगे कि दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे नेपाल की तरफ चलते हैं। तो नेपाल में हम लोग देखते हैं किंग है वहाँ पे, है ना। सो नेपाल के किंग जो है ना, वो भी हमेशा क्या होते हैं? इलेक्टेड नहीं होते बच्चों। दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम है किंगशिप में। तो यहाँ पे नेपाल में भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। फिर सऊदी अरेबिया में भी आप देखोगे ना, वहाँ पे सुल्तान है, सुल्तान सुल्तान। तो सुल्तान और राजा महाराजा, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं, ये जो गवर्नमेंट चलाते हैं, दे आर नॉट डेमोक्रेसी। बिकॉज इन द डेमोक्रेसी आप लोग देख सकते हो कि वो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें चुनाव होता है, लोगों को चुनने का अधिकार होता है, और वो चुने हुए लोग जो है ना, वो ही सरकार को चलाते हैं। तो इस तरह का माहौल आपको म्यांमार में, चिली में, नेपाल में, सऊदी अरेबिया में नहीं देखने को मिलता है। वैसे अभी आप देखोगे नेपाल अभी तो लोकतंत्र बन चुका है, ये हमारा बहुत पुराना टॉपिक आ गया है। लेकिन ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर किंगशिप होते कहीं भी कंट्री में, सऊदी अरेबिया हो, चाहे नेपाल हो, चिल्ली हो, म्यांमार हो, या फिर आर्मी का रूल होता है, डिक्टेटरशिप होता है, ऑटोक्रेसी हो। ऑटोक्रेसी क्या होती है? जो हमारा हिस्ट्री में आपके सेकंड चैप्टर आएगा, रशिया में जार का सिस्टम है ना, तो वो भी ऑटोक्रेसी था। तो ऑटोक्रेसी ये सारे जो है ना, डेमोक्रेसी के पिलर्स नहीं हुए, डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स नहीं हैं। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर नॉट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर है ना? चलिए, अगर अब आपके जो है डेफिनेशन अगर क्लियर हो चुकी है, तो आपके माइंड में बिल्कुल एक सवाल एमर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हुई है कि नहीं है। जैसे कि डेफिनेशन अगर आपको मैं वापस से बताऊं, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पे आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है? बिल्कुल आने ही चाहिए कि ये रूलर्स, ये इलेक्टेड यानी कि इलेक्शन, ये पीपल कौन है, मतलब, है ना। वो आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, एंड व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कंस्टिट्यूट्स एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। एंड वो आर द पीपल who कैन elect द रूलर्स एंड गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। मतलब क्या जो लोग इलेक्शन करते हैं उन्हीं में से वो लोग इलेक्टेड होते हैं? एक इलेक्टर होता है और एक वोटर होता है, क्या ये सारे के सारे एक जैसे या कनेक्टेड होते हैं आपस में, म्यूचुअली इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है? ये सारे के सारे सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, तब जाके आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। डेफिनेशन यहाँ पे एक बार क्लियर आपके माइंड में हो जानी चाहिए कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वैसे अब्राहम लिंकन ने भी यही बोला था, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। अब्राहम लिंकन का यही लोकतंत्र के लिए आवाज़ थी, आज उसकी परिभाषा बन चुकी है, ठीक है।
अब हम लोग बच्चों आगे इसी को इन्हीं क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख के लेट्स कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हम लोग एग्जांपल की हेल्प से कुछ फीचर्स को समझेंगे ताकि हमें इन क्वेश्चन का आंसर मिल सके, है ना। तो यहाँ पे पहला है, हम लोग बात करें पहले फीचर्स की। सो क्योंकि डेमोक्रेसी जैसे डेफिनेशन आपने क्लियर कर ली है, तो डेफिनेशन के बाद में अब इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होती है, कुछ बेसिक क्लियरिटी भी हमें करनी चाहिए। तो डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और साथ साथ में यहाँ पे बात करेंगे अब फीचर्स की, है ना। तो पहले फीचर्स आपके सामने जो दिखाई दे रही है ना, वो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मतलब यहाँ पे जो इलेक्टेड लीडर होता है, ये जो सारे इसके सारे लोग, इन लोगों ने इलेक्शन किया है, तो इसका इलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब इलेक्शन इसका हो गया है तो ये इलेक्टेड लीडर हो गया। अब ये जो है ना, इसमें से ये जो बंदा है वो मान लो ए है, और ये सारे बी सी डी ई एफ जी जो भी है, ये सारे के सारे लोग हैं, इनमें से ही ये बंदा आगे जाके एक लीडर बना है। तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी यही बोलती है कि भाई जो भी डिसीजन होता है वो इलेक्टेड बंदा ही ले, ताकि क्या है कि यहाँ पे उन सब के लिए अच्छा सा वेलफेयर हो सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि मतलब इलेक्शन के लिए हमने इलेक्शन किया किसी और ए लीडर का, लेकिन बी वाला लीडर जो इलेक्टेड नहीं है वो डिसीजन हमारे लिए ले रहा है। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली में लगा सकते हैं कि हमारे जो भी फैसले है ना, डिसीजन यानी फैसले, तो फैसले हमारे घर के फैसले कौन लेता है? ज़्यादातर आप कॉमनली हम लोग बात करते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो लोग जो है ना हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। ज़्यादातर आप बच्चे हो तो बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स जो है ना वो फैसले लेते हैं। कोई भी, जैसे आज कौन से स्कूल में पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, उन सब की मतलब एक तरह से बजट, इनकम, ये सब चीज़ें जो है ना फैमिली के मेंबर ही फैसला लेते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा मिलती है, उनका लग्न शादी, ये सारा का सारा सिस्टम जो फैमिली में होता है ना, तो फैमिली के डिसीजन फैमिली वाले ही लेते हैं। दूसरी, मान लो कि फैमिली है, वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए डिसीजन नहीं ले सकती, है ना। तो वैसा ही सीधी सी बात है कि मेजर जो डिसीजन होते हैं वो हमारे इलेक्टेड लीडर ही लेने चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे ये माइंड में आपके आना चाहिए कि भाई जो भी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो हमेशा उन इलेक्टेड लीडर के पास ही होनी चाहिए, बाहर वालों के साथ नहीं। अब बाहर वालों के साथ अगर रही तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि अगर बाहर वालों के साथ रहती है तो वो एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, है ना। तो जैसे कि पाकिस्तान में चल के हम लोग एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने जो कि एक मिलिट्री कमांडर था, है ना, 1999 में उसने एक मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू मिलिट्री कूप किया था। मिलिट्री कूप क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी थोड़ी कहानी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ इसका नाम है, और ये मिलिट्री का जनरल था। जनरल यानी कमांडर है, एक हाईएस्ट पोस्ट पे, है ना, जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो उसकी पोस्ट में ये वर्क कर रहा था एज ए मिलिट्री सर्वेंट। अब इसने क्या किया कि 1999 अक्टूबर के महीने में उसने वहाँ की ओवर थ्रो कर दिया डेमोक्रेटिकली सेटअप गवर्नमेंट का, जो कि 1999 में वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको उसने हटा दिया। तो ये हटा दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और उस कंट्री के पीएम को, प्रेसिडेंट को हटा के वहाँ पे अपनी पोस्ट, जो एक जनरल मिलिट्री का था, उसने वहाँ पे अपना नाम पोस्ट का नाम जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव कर दिया। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेशन हुआ और ये जो चेंजेस हुआ ना, ये मिलिट्री की वजह से हुआ, इसीलिए इसे मिलिट्री कूप बोलते हैं, है ना। तो हथियारों के दम पर, गन पॉइंट पे उसने सारे जो भी लीडर थे और मिनिस्टर्स थे उनको हटा के ओवरथ्रो करना यानी हटा देना, और मिलिट्री कूप का मतलब यहाँ पे मिलिट्री से चेंजेस करना। तो यहाँ पे एक तक का पलट कर दिया उसने गवर्नमेंट का, ये हम लोग समझ सकते हैं। और उसने यही इतना ही किया। अब इससे क्या, लोग जो है ना, यहाँ जितने भी लोग थे, अब यहाँ पे ये बन गया है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अब यहाँ लीडर वो बन गया है, तो क्या वो इलेक्टेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी हमने पहले भी बोला था कि मिलिट्री में कभी भी जो लोग होते हैं ना, उनका इलेक्शन नहीं होता है, उनका बहुत टफ कंपटीशन होता है, एग्ज़ाम होते हैं, ट्रेनिंग होती है, ये सब कुछ होता है।
उनका इलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होता है, इलेक्शन से उनको लेना देना नहीं होता है। इलेक्शन हाँ, लोग वो पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग के लिए, लेकिन कभी भी वो जो है ना मिलिट्री, जैसे कि एक सोल्जर मतलब जो सैनिक होता है, अगर वो शासक बन जाता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ लगने लग जाता है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की कंट्री को, और साथ साथ में जो पड़ोसी देश होते हैं, नेबरिंग कंट्री, उनके लिए भी एक तरह से नुकसानदायक हो जाता है ना, एक तरह से डेंजरस हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम ऐसे ही हमें देखने को मिला था 1999 में, कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पे मिलिट्री कूप करके वहाँ की जो भी पहले से सेटअप डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया था उसने। और क्या क्या था उसने, तो उसने बाद में अपनी जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट थी, डेजिग्नेशन यानी पोस्ट, उसको चेंज करके उसने प्रेसिडेंट में चेंज कर लिया, है ना। प्रेसिडेंट जो है ना बन चुका था वो। एंड इन 2002 में, अब देखो 1999 में उसने ये चेंजेस किया और वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया और वहाँ तक शासन करता गया। 2002 आया। अब 2002 में क्या हुआ कि लोग इस बीच में, यानी कि बहुत ज़्यादा 3 साल हो चुके हैं अभी, है ना, लगभग 3 साल हो गए ना, बिल्कुल 3 सालों में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो परेशान होने की वजह से लोगों ने बोला कि भाई ये सिस्टम तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या करवाया, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, पब्लिक वोटिंग, है ना, पब्लिक वोटिंग। अब पब्लिक वोटिंग को समझते हैं तो यहाँ देखो, जैसे कि मैं हूँ NKS जोशी सर, मेरा ये है क्लास 9th B, है ना, मैं 9th B का क्लास टीचर हूँ। तो यहाँ पे 9th B में मेरे वहाँ बच्चे हैं यहाँ पे लगभग 46, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। तो 46 में यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी ने मुझे बोला कि जितने भी क्लास टीचर है 9th A B C D E F, जितने भी सेक्शन है उनमें सब में, तो 2 जगह उन्होंने हमें दिया था कि भाई चलो एक तो दे देता हूँ मैं आपको नासिक का, और दूसरा दे देता हूँ, दूसरी जो जगह है वो सेकंड जगह, ये फर्स्ट जगह है, दूसरी दे देता हूँ मैं वडोदरा जिसे आज हम बोलते हैं। तो 2 जगह है, इनमें से आप अपने बच्चों से रेफरेंडम करवा लो, यानी पूछ लो उनसे कि कौन सी जगह पे जाना चाहते हैं। तो मैं एज ए क्लास टीचर, मुझे ड्यूटी मिला, तो मैं अपनी क्लास में गया 9th B में, और वहाँ पे मैंने बोला बच्चों आज आपके लिए मैं नया लेके आया हूँ पिकनिक स्पॉट, एज अ क्लास टीचर के थ्रू हम लोग लेके जा रहे हैं आपको। मेरे सामने 2 जगह है, बहुत फेवरेट जगह है नासिक में, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं रिलीजियस चीज़ें और ये हिस्टोरिकल चीज़ें के लिए अगर जाना चाहते हो तो बड़ौदा, तो बड़ौदा भी आप लोग जा सकते हो। अब 46 में से जो है ना बच्चे जो टोटल थे ओवरऑल, मतलब 30% लोगों ने बोला कि हमें जाना है नासिक, और 50% बच्चों ने बोला बड़ौदा जाने के लिए। अब 30 एंड 50 कितने परसेंटेज हुए, 80, और 20% बच्चे जो थे 20% बच्चे, उन्होंने बोला कि सर कोई वांदा नहीं, अपन को कोई वांदा नहीं, कहीं पे भी लेके चलने का बस, ठीक है ना। तो इस तरह का रेफरेंडम आया। अब रेफरेंडम इस तरह का आया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मेजोरिटी जो है ना 50 की है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना बड़ौदा जाना चाहते हैं, और नासिक का जो है ना बहुत माइनॉरिटी में है, क्योंकि 30% चलो हम मान लेते हैं कि भाई आधे हो गए हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी मेजोरिटी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हमें मेजोरिटी में, मैंने पहले ही बच्चों को बोल दिया कि भाई मुझे जो डिसीजन लेना है वो मेजोरिटी से लूँगा मैं, तो आप मुझे बता दो। तो फिर बच्चे भी सहमत हुए, एग्री हुए, और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है सर, अगर आपने मुझे इतना हमको, मतलब मुझे नहीं, हमको बोला है, तो हम लोग चलो बड़ौदा चलते हैं। तो सबका एग्रीमेंट हो गया यहाँ पे। अब एग्रीमेंट हो गया, तो ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, अब वहाँ पे जो बच्चे नहीं माने हैं उनके लिए एक सर क्या, वो सवाल मत बनाओ, वो माइंड में जो सारे जो यूजलेस चीज़ें हैं ना वो आप हटा दो। यहाँ पे मैंने खाली आपको एक सिस्टम बताया, एक टेक्निक बताई। मैंने क्या किया, स्कूल में जाके अपनी क्लास में बच्चों को ये पूछा, ये जो पूछने का तरीका मैं है ना वो मैं बता रहा हूँ, वो रेफरेंडम होता है ना। तो इसको बोलते हैं रेफरेंडम। हम लोग वोटिंग करते हैं कि भाई क्या करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो जो भी येस और नो जो है ना उस तरह के रिजल्ट आते हैं उस तरह से। तो इसने भी रेफरेंडम करवाया अपने कंट्री में, है ना, इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 year एक्सटेंशन, यानी कि ये जो है ना इसने रेफरेंडम कराया कि भाई मिलिट्री रूल जो है जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में या इसके लीडरशिप में क्या आगे और रूल को एक्सटेंड करेगा, यानी कि 2002 हो चुका है, तो आगे और मतलब कि 2000 कितना हो गया 7, है ना, 5 सालों के लिए, यानी कि 2007 तक ये चलेगा। तो लोगों ने ज़्यादातर बोला यस, यहाँ देखो रेफरेंडम में, इसी वजह से उसे ग्रांट मिल गया ना भाई। भाई उसने, लोगों ने यस ही बोला है, तभी तो मतलब यहाँ पे 5 year के लिए उसे एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन बच्चों ये आपको पता है, मुझे पता है कि भाई ये यस मिला है, लेकिन रियली में क्या था, वो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग,
बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी बोलते हैं कि वहाँ लोगों ने क्या बोला था, नो बोला था। लेकिन एज ए मिलिट्री लीडर और एज ए मिलिट्री कमांडर उसने इस नो को दबा दिया था, है ना, उसने करप्शन कर दिया था। तो इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं वो लोग, दे सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मतलब ये जो लोगों ने यस बोला ना, वो लोगों ने यस नहीं बोला था, लोगों ने बोला था नो। लेकिन क्या है कि ये जो नो है ना वो बड़ा हो गया था इन लोगों से, यानी कि दबा दिया गया था यस को। अब ये लोगों का आर्ग्यूमेंट है, हमें उन आर्ग्यूमेंट पे नहीं जाना है। इस तरह के सिस्टम को हमको ये समझने कि रेफरेंडम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट जो है ना उस बात पे फोकस करो कि उस रिजल्ट की वजह से उसे ग्रांट मिल गया था 5 ईयर एक्सटेंशन का अपने रूल का। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मीडिया वालों ने, ह्यूमन राइट्स वालों ने और डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइटिंग किया था और बोला था भी कि रेफरेंडम जो था ना वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन कोई सुने कौन भाई, सारा का सारा मीडिया उसके अंडर में था, ह्यूमन राइट्स वाले भी दब जाते थे उसकी, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, इन अगस्त 2002 में, अब देखो उसी साल में अगस्त के महीने में उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया। अब ये क्या है, ये एक ऐसा बहुत बड़ा एक लॉ है ना, एक कानून बना दिया उसने कि उसने कैसे किया ये, उसने अमेंडेड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को इस लॉ के थ्रू कि वो कभी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको चेंज कर सकता है। और उस चेंज के थ्रू उसने बहुत सारे चेंजेस किए। कौन से चेंजेस किए, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। मतलब उसने ये बहुत बड़ा पावर अपने हाथ में ले लिया कि जब भी वो ऐसा उसे लगे कि नेशनल गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देखो अभी भी यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल यानी कि जो स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं पूरे, यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सॉरी हाँ, तो पाकिस्तान के लिए इलेक्शन भी हो रहे हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग भी इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन उसका सुप्रीम कमांडर और हाईएस्ट जो लीडर या डिसीजन लेने वाला है ना, वो ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ही है। और मतलब इन इलेक्टेड लीडर के हाथ में कुछ नहीं था। तो उसने ये चेंजेस कर दिया कि अब वो जब भी चाहे ना, ये प्रेसिडेंट का नाम उसने चीफ एग्जीक्यूटिव से हटा के नाम कर दिया चीफ प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली ऑन हिज विश। जब भी उसे लगा कि भाई ये मेरा लीडर या ये पीएम जो है ना इस मुद्दे पे मेरी बात नहीं मान रहा है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, जैसे कि हमारे इंडिया में अगर बात करें ना तो यहाँ पे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी, यूपी, ये बहुत सारे स्टेट है। तो स्टेट में भी अलग अलग प्रोविंशियल असेंबली चल रही है। तो जिससे भी इसे लगा है कि भाई फलाना किसी स्टेट में उसकी डिसीजन का कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो हटा सकता है उन्हें। तो इतना उसने पावर करवा लिया, अंडर में अपने हाथ में ले लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसके हाथ में एक मैजिक लगा है। और उसके बाद में क्या बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बाद में हम लोग देखते हैं, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और उसने यहाँ पे एक कमेटी या काउंसिल वहाँ पे सेटअप की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। अब उसमें ज़्यादातर किन लोगों को रखा, मिलिट्री ऑफिसर्स को, ताकि वो लोग उनका सुपरविजन कर सके। ये सिविलियन कैबिनेट थी। सिविलियन मतलब जो सिटीजन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, जैसे कि लग्न शादी का हो या फिर एजुकेशन का हो, फार्मिंग का हो, ट्रेडिंग डिस्प्यूट हो, इनके लिए सिविलियन कैबिनेट होती है ना। जो भी सिटीजन्स के लिए काम करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसे हैं, तो उनका जो सिक्योरिटी काउंसिल थी वहाँ पे उसने क्या किसको रखा, मिलिट्री ऑफिसर्स को। ये यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों का। देखो सिविलियन कैबिनेट जो है वो एक तरह से कैबिनेट थी जिसका सुपरविज़न नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू होता था। और इस काउंसिल में मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे, उनका डोमिनेट बहुत ज़्यादा रहता था, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, अब उसने ये जो लॉ पास किया उसके बाद में इलेक्शन भी हुए थे नेशन और प्रोविंशियल असेंबली के लिए, यानी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के लिए। और पाकिस्तान हैज़ हेल्ड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, सबके पास में पावर भी था, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे इलेक्शन भी हुए, यहाँ पे स्टेट असेंबली भी है, नेशनल असेंबली भी है, प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट भी है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो प्रेसिडेंट जो बना हुआ है जनरल परवेज मुशर्रफ,
वो एक आर्मी ऑफिसर है, और आर्मी ऑफिसर जो है वो इलेक्टेड नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस आपके माइंड में क्या आता है ये सवाल, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? जो है ना यहाँ पे जो रूलर है वो इलेक्टेड है इनमें? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मतलब आपके माइंड में आना चाहिए बच्चों, नॉट क्वाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे बनता है, ये देखो कि पीपल may have elected their representatives to the national and provincial assembly, but those elected representatives are not really the rulers. वो रियली में रूलर नहीं थे, प्रैक्टिकली उनके पास में पावर नहीं था रूल करने का। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और फाइनल डिसीजन लेकिन जो फाइनल डिसीजन टेकिंग पावर जो है ना, इट वाज विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल परवेज मुशर्रफ। फाइनल जो पावर है जो थी वो किसके हाथ में थी? इसके हाथ में, परवेज मुशर्रफ के। अब ये आपको यहाँ तक ये समझना चाहिए, यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो फीचर है मेजर डिसीजंस वो हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग सेकंड फीचर की बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन आ जाता है। अब फ्री और फेयर यहाँ दो वर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल लेंगे दो अलग अलग कंट्री का, जहाँ पे एक हम लोग देखेंगे कि क्या वहाँ पे इलेक्टोरल कंपटीशन फ्रीली हो रहे हैं। फ्रीली का मतलब क्या होता है? फ्री मतलब बिना पैसे के? बिल्कुल नहीं। यहाँ फ्री का मतलब वो नहीं है कि जिसका मतलब कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे फ्री का मतलब आप समझ सकते हो कि एक तरह से कोई दबाव ना हो, एक तरह का कोई प्रेशर ना हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यहाँ पे सीधी सी बात है, सेकंड फीचर हमें ये बोलना चाहती है कि एक डेमोक्रेसी वो होगी जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और एक जो रूलिंग पार्टी है उसे हारने का भी चांस मिलेगा, और एक हारी हुई पार्टी को जीतने का भी एकदम फेयरनेस के साथ में चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी हमेशा रोल करते रहे और दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिले। तो ये भी एक तरह से डेमोक्रेसी पे दाग हो सकता है, धब्बा हो सकता है। आइए इसको समझने के लिए हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं चाइना का और मेक्सिको का। तो पहले हम लोग चाइना के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं आफ्टर एवरी 5 years फॉर द इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। कंट्री की जो पार्लियामेंट है जिसका नाम है क्वेंगो रेनमिन डाइबियो देह्यू। अब ये नाम चाइनीज़ नेम है, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है, इसमें सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। तो ये एक पार्लियामेंट है जो कि चाइनीज़ पार्लियामेंट है। अब इसका इलेक्शन होता है हर 5 सालों में, ठीक है। चलो इलेक्शन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इलेक्शन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है वहाँ पे, हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे इसको अलग अलग नाम है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलग अलग ऐसे नेम्स हैं। आपको याद रखना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इन दोनों में से एक या दोनों आप याद रख सकते हो। तो ये पार्टी के पास क्या पावर है? इसके पूरे कंट्री के लिए, चाइना के लिए प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? ये पार्टी। ये देखो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है भाई? ये एक सवाल आपके सामने आ जाता है कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है। मैं आपको पूछूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी पूछूंगा नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर आने वाला है फोर्थ चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस वाले चैप्टर में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए ये सवाल है कि भाई इंडिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। जैसे चाइना में तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है ना वो अपॉइंट करती है, और कैसे करती है देखो, इस पार्टी के 3000 मेंबर्स है जो कि पूरे चाइना में चुने जाते हैं, और सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी। कुछ जो मेंबर है 3000 में से उनका इलेक्शन आर्मी भी करती है भाई, है ना, उनकी यूनिट को देखने के लिए। और बिफोर द इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ये देखो नेशनल पीपल्स कांग्रेस का नाम ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। इस पार्टी से पहले जो भी 3000 जो मेंबर है ना, उनको इलेक्शन में उतरने से पहले यहाँ से रजामंदी की ज़रूरत पड़ती है। अप्रूवल यानी एक तरह से परमिशन।
तो परमिशन मतलब एक तरह से वो फ्री नहीं है। यहाँ पे फ्री वाला जो वर्ड है ना हमने यूज किया था, तो वो फ्री नहीं है, तो दे हैव टू टेक द परमिशन। तो ये एक तरह से बेसिक जो हमारा सेकंड फीचर है वहाँ यहाँ पे कमी मुझे नज़र आ रही है। आपको भी ये आपको भी ये कमी नज़र आनी चाहिए। ओनली दोज हु आर मेंबर्स of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002-3। अब यहाँ पे देखो 2002-3 में जो इलेक्शन हुए तो उसमें जो मेंबर थे हमारे 3000, वो सारे के सारे मेंबर्स ने परमिशन लिया था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, और बाकी जो 8 छोटी मोटी और पार्टियां थी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई थी, अलाइड थी। अलाइड का मतलब एक तरह से कनेक्टेड थी। तो इस तरह का सिस्टम है, मतलब कि दे आर नॉट फ्री, दे हैव टू टेक परमिशन अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाई कम्युनिस्ट पार्टी। और यहाँ पे फाइनली जीतेगा तो कौन? जीतेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह का रिजल्ट आता था। तो मतलब एक तरह से फ्री नहीं थे। हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ना फ्री वाला, ये हमें चाइना में देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग बोल सकते हैं कि चाइना में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है ना। फिर हम लोग देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है PRI के बारे में। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं मैक्सिको गवर्नमेंट के बारे में, जो दूसरा वर्ड है हमारा फेयर वाला है ना। देखो फ्री वाला तो हमने चाइना वाला देख लिया कि भाई वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से 3000 मेंबर्स को जो है इलेक्शन से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। दे आर नॉट फ्री बिकॉज दे आर प्रेशराइज्ड टू टेक अप्रूवल, अदरवाइज दे विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो आप लोग जो है मतलब इलेक्शन में नहीं उतर सकते हो। तो मैक्सिको में क्या चल रहा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1930 में ये जो है वो वाइट रूल से फ्री हुआ। ठीक है, वाइट रूल से फ्री हुआ। अब मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। चलो ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है एवरी 6 ईयर्स में। अब देखो टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई 7 ईयर्स में हो, कोई 5 ईयर्स के लिए हो, कोई 6 ईयर के लिए हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन यहाँ पे भी एकदम अच्छा हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या फेयर हो रहा है क्या। तो यहाँ देखो, कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। अब ये जो कंट्री है मैक्सिको, कभी भी मिलिट्री में जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था, और डिक्टेटरशिप में भी ये नहीं आई है जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था, तो वैसे यहाँ पे कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं था। तो आप बोलोगे, आपके माइंड में सवाल आएगा यहाँ तक जो 3 पॉइंट बना है कि सर ये तो फिर डेमोक्रेसी है ना, ये तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, 6 ईयर्स के लिए हो रहे हैं या फिर 5 ईयर के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे मिलिट्री जो है ना वो भी इसके कभी भी अंडर में नहीं रहा, यानी मिलिट्री coup कभी नहीं हुआ, और ना ही डिक्टेटरशिप जैसा कुछ यहाँ पे देखने को मिला था। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अंटिल 2000 every election was won by a party that is called PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। जैसा नाम उमदा है, काम भी उसका उमदा था, है ना। देखो IRP नाम होना चाहिए, लेकिन PRI नाम है, और ऐसे बोलने में ऐसा आता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उन्दी पार्टी, उन्दा काम, उन्दा नाम, ठीक है ना। इस तरह का काम था। अब उसने क्या किया, यहाँ देखो 1930 में ये आज़ाद हुआ, तब से लगा के 2000 तक, मतलब कि आप देख सकते हो तकरीबन 70 ईयर्स तक उसने वन पार्टी सिस्टम की तरह रूल किया था। अब ये रूल करना मतलब एकदम उसके लिए इजी नहीं रहा, है ना। उसने बहुत सारे पापड़ बेले बच्चों, बहुत सारे पापड़ बेल बेल के उसने काम किया। अपोजिशन पार्टी थी वहाँ पे, डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और वो इलेक्शन में भी उतरती थी, बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन वो जीत नहीं पाती थी। उनको जीतना मतलब एक तरह से मैनेज नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था भाई? दूसरी पार्टी थी, आपके पास पावर था, पैसा था, गवर्नमेंट थी, और इतने लोगों के पास में जनता थी, वहाँ पे डेमोक्रेसी लोकतंत्र था। तो फिर वहाँ पे आप लोगों को जीतने का मैनेज क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी ना, वो PRI पार्टी, वो बहुत ज़्यादा जानी जाती थी मैनी डर्टी ट्रिक्स की वजह से। यस, PRI वाज नॉन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन।
वो इन्हें इलेक्शन जो है ना जीतने के लिए बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाती थी, ऐसे कांड करती थी जिसकी वजह से दूसरे लोगों की बिल्कुल लग जाते थे, है ना, वाट लग जाते थे। कैसे? देखो, ज़्यादातर जो एम्प्लॉयड लोग थे जो गवर्नमेंट ऑफिस में लगे हुए थे, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, दे हैड टू अटेंड द मीटिंग कंडक्टेड बाय पीआरआई। तो पीआरआई जब भी मीटिंग करवाती थी, पार्टी मीटिंग होती थी ना, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर को भी बैठना पड़ता था कि भाई वो इधर आओ, यहाँ हमारी मीटिंग है। तो भाई वो चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन सबको पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग के लिए मिलने के लिए दबाव बनाया जाता था, है ना। तो एक ये भी एक डर्टी ट्रिक्स है। दूसरा, टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई। वो पहले से पीटीएम में ना, पीटीएम में बैठते थे, जैसे पीटीएम जैसे पीटीएम होता था तो वहाँ पे साइन बोर्ड लेके बैठते थे, वोट फॉर पीआरआई। पेरेंट्स आते थे इनके सर की कंप्लेंट करने के लिए, ये देखो सर क्या किया, इनके सर ने एसएस में मार्क्स बहुत कम दिए। अरे भाई ये तो छोड़ो, चलता रहता है, इनके सर को मैं बोल दूंगा, मार्क्स दे देंगे, और मैं भी बोल दूंगा, ठीक है। तो अब इनके सर मार्क्स दे ना दे अलग बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको वोट नहीं किया ना, तो फिर देखो जो मार्क्स मिले ना, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है ना। ओके, इस तरह का फोर्स पेरेंट्स को मिलता था। क्या आपके पीटीएम में जो आप जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ में, ऐसा कोई टीचर करता है? नहीं करता है भाई, ओबियसली ये सिस्टम नहीं है, स्कूल को पॉलिटिक्स से दूर रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे सिस्टम आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिस को, स्कूल को, ये सब डर्टी ट्रिक्स ही है ना। तो पूरी तरह से इसीलिए तो 70 ईयर्स तक उसने रूल किया, है ना। ये कोई कम टाइम नहीं है। मीडिया जो है ना लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। बस क्रिटिसाइज करने का ही उन्हें एक बीड़ा उठाया, बाकी सारी एक्टिविटीज़ को वो इग्नोर कर देती थी मीडिया। तो मीडिया भी बिकी हुई थी, टीचर्स भी बिके हुए थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वो भी बिके हुए थे। बिके हुए मतलब एक तरह से करप्टेड लोग थे। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट टू पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, जैसे कि ये पोलिंग बूथ है यहाँ पे, और ये हरिया काका है, हरिया काका एक वोटर है, गए भाई, वहाँ पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद में जैसे ही वहाँ पे 2-3 कमांडर लगे हुए इलेक्शन करवाने के लिए, अरे का इधर आओ, क्या हुआ भाई? अरे वो मुझे इलेक्शन करना है, थोड़ा वोटिंग करना है, थोड़ा वोटिंग के लिए आया भाई। अरे किसका इलेक्शन भाई? किसका क्या बात कर रहे हो? ये दोनों आपस में बात करते हैं। अरे हरिया काका क्या पागल हो गया क्या? यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, जाओ जाओ जाओ। तो हरिया काका को इस तरह से, मतलब एक तरह से वो क्या करते थे, पोलिंग बूथ को यूज़ कर लेते थे इस तरह से। मतलब कभी कभी वो शिफ्ट कर देते थे, जैसे ही लोग अब वहाँ पे पहुँच नहीं पाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस करनी पड़ती थी। उस वजह से अब जीतेगा कौन? पीआरआई। अब बोलेगा, अगर कोई मान लो अपोजिशन वाली पार्टी बोलती थी तो उनको हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा करते थे ये लोग। तो हैरेसमेंट की वजह से भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था, है ना। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब था। पीआरआई स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। और पैसे के बल पर ये सब कुछ ताकतें बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही थी, क्योंकि पैसा पैसा होता है, तो उस वजह से पैसे के बल पर उसने सभी जो भी इसके अपोजिशन वाले थे खरीद लेते थे ये लोग। तो यहाँ पे शुड बी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबाउ एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। पाकिस्तान का, और सॉरी यहाँ हमने बात किया चाइना एंड मैक्सिको का। तो यहाँ पे वी कैन नॉट से दिस एंड वी कैन नॉट कंसिडर दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, चाइना में अगर हम बात करें ना, तो इलेक्शंस जो है ना होते थे, बट डोंट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस। लोगों के पास सीरियस चॉइस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ही पावर में आएगी, लोगों के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी। एंड दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट। वेयर इज इन मैक्सिको, अब यहाँ पे मैक्सिको में क्या होता था कि पीपल सिम्ड टू रियली हैव अ चॉइस। यहाँ थोड़ा अलग था, उन लोगों के पास में चॉइस थी मैक्सिको में, बट इन प्रैक्टिस नहीं थी।
प्रैक्टिकली वो नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा पोलिंग बूथ चेंज कर देते थे, कभी कभी टीचर्स को पेरेंट्स के लिए फोर्स कराने के लिए बैठा देते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी बुलाने के लिए वो अपने कामों में लगा देते थे। इस तरह का जो काम था ना, बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, देयर वर नॉट फेयर इलेक्शन। तो इलेक्शन भी फेयर नहीं होते थे। तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर, चाइना जो है वो लोग फ्री नहीं थे, अपने पास में फ्रीली चॉइस नहीं थी। मैक्सिको में फेयर इलेक्शन नहीं होते थे। बेस्ड ऑन दिस वी कैन नॉट कॉल दैम डेमोक्रेटिक नेशंस। यस, तो दो बातें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो डिसीजन वाली जो हमने पाकिस्तान में देखा है ना, डिसीजन वाली कौन सी? पाकिस्तान में हमने बात किया था कि भाई मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो पाकिस्तान में मिलिट्री रूलर ले रहा है डिसीजन, तो दैट्स वाई हम पाकिस्तान को क्या नहीं बोल सकते हैं? डेमोक्रेसी। चाइना में अगर हम बात करते हैं ना, तो चाइना में भी आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे चाइना में लोग फ्री नहीं थे, लोगों के पास फ्रीली चॉइस नहीं थी। और कैंडिडेट भी है ना, उनको भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती थी। और साथ साथ में मैक्सिको में भी आप देखोगे ना, तो मैक्सिको गवर्नमेंट भी एक तरह से फेयर इलेक्शन नहीं करवाती थी। ये और नहीं आ रहा है, यस आ गया। तो फेयर इलेक्शन नहीं होते थे। बेस्ड ऑन दिस वी कैन नॉट कॉल दैम डेमोक्रेटिक नेशन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं थी। अब हम लोग चलते हैं हमारी थर्ड फीचर की तरफ, जो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, ये एक आदमी है, ठीक है, अब ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का वोट जो हुआ है उस वोट का वैल्यू होना चाहिए। एक वोट एक वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ जैसे कि 1/10 और 1/1, अगर इस तरह का है सिस्टम, जैसे कि वहाँ पे 10 लोगों का वैल्यू एक है और यहाँ एक आदमी का वैल्यू एक है, तो भारी कौन से हुए? ये भारी हुए, क्योंकि अगर यहाँ 10 हुए ना यहाँ पे एक की जगह, तो वहाँ पे तो भी उनके पास 10 हो जाएगा और वहाँ पे भी एक ही है ना। तो ये सिस्टम 1/1 और 1/10 जो सिस्टम है ना, वो ख़राब है। यानी कि एक आदमी का वैल्यू हमेशा एक होना चाहिए, नहीं कि 10 आदमियों की वैल्यू एक होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। 10 आदमी का वैल्यू एक, यानी 10% वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए, या 1% वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए। तो ये हमें थोड़ा इस डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दे के पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पे ये जो हमारे सामने इसके एग्जाम्पल आने वाले हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, हर एक जो एडल्ट सिटीजन है मस्ट हैव वन वोट, उसका हमेशा वोटिंग का उसके पास पावर मिलना चाहिए। एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और उसका वैल्यू भी होना चाहिए उस वोट का। ऐसा नहीं कि वोटिंग हो गया है तो अब आप घर चले जाओ, तो वहाँ पे फेयर वापस रिजल्ट होना चाहिए। कैसे? एकदम प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए। प्रॉपर काउंटिंग में हार और जीत का जो फैसला है वो एकदम लाइव होना चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए, विदाउट करप्शन होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे वोट का वैल्यू मिलता है ना। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। हमेशा आपको ध्यान में देना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो एक तरह से इसी प्रिंसिपल पे अडिग रहती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी सबको मिले, सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए, एंड द वोट शुड बी काउंटेड एंड शुड बी गिवन वैल्यू, उनको वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि उनको वैल्यू बिल्कुल नहीं मिला। जैसे कि सऊदी अरेबिया में अगर आप देखते हो ना, तो वहाँ पे वुमन एक जैसे अगर हम एक कंट्री की बात करें ना, तो वहाँ पे 50% मेल होते हैं और 50% फीमेल होते हैं। इससे इसको हम लोग कंट्री बोलते हैं। अगर यहाँ पे फीमेल को कुछ भी राइट्स या प्रिविलेज या कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं देते हैं, तो मेल डोमिनेटेड कंट्री हो जाता है ना। तो इस तरह से कंट्री मतलब कंट्री नहीं होती है, वो एक तरह से सृष्टि दुनिया का रूल जो है ना वो फॉलो नहीं कर पाती है। तो सऊदी अरेबिया में भी आप देखते हो ना, तो वुमेन डोंट हैव द राइट टू वोट, उनको वोटिंग का राइट बिल्कुल नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग सऊदी अरेबिया को क्या नहीं बोल सकते, ये बेस्ड ऑन दिस 1% वन वोट वन वैल्यू नहीं मिल रहा है, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो वहाँ पे वुमेंस को बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। नो वोटिंग राइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। तो बेस्ड ऑन दिस सऊदी अरेबिया को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। एस्टोनिया अगर हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे रशियन माइनॉरिटी रह रही है, रशियन माइनॉरिटी में है, भले ही है माइनॉरिटी में, लेकिन वो भी वहाँ के रिसोर्स को यूज कर रही है। उनके वहाँ पे कुछ जो भी बिजनेस में उसका ट्रेड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जीडीपी में भी
बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, भले ही बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, फिर भी वहाँ पे वो अवेलेबल है, बट दे फाइंड डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो वहाँ पे मिल नहीं रहा उन्हें राइट टू वोट। तो ये भी एक तरह से श्रीलंका में भी आपको 10th में ये देखने को मिलेगा कि श्रीलंका में कुछ तमिल वाले लोग जो है ना, तमिल वालों के साथ में ऐसे ही हो रहा है कि वो माइनॉरिटी में है, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट जो वहाँ के लोग हैं, सिंहला लोग है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तमिल वालों को एक तरह से इनजस्टिस मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें है ना, वो आपको डेमोक्रेटिक जो छवि है ना, वो आपको बता देते हैं कि भाई आपकी छवि कैसी है, इमेज कैसी है। छवि यानी इमेज। और फिर यहाँ पे हम लोगों को के पास में एक और कंट्री है फिजी, है ना। फिजी में इलेक्ट्रल सिस्टम जो है ना इस तरह का है कि वहाँ पे इंडिजिनस फिजी और इंडियन फिजी दो तरह के लोग हैं। इंडिजिनस का मतलब वहाँ के लोकल जो ओरिजिनल है, और इंडियन यानी जो इंडिया से आए हुए फिजियन लोग हैं, बाहर की कंट्री से, आउटर्स, है ना। तो दोनों लोग वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे, जो मैंने 1/10 जो सिस्टम बोला है, जैसे कि 1/10, अब ये सिस्टम लागू होता है इंडियन फिजी के ऊपर। क्यों? क्योंकि 10 इंडियन फिजी मिलके उनका वैल्यू होता है 1, और 1/1 यानी 1/1 जो है ना, ये इंडिजिनस फिजी को है। अगर मान लो कि वहाँ पे 10 ये लोग आ जाते हैं, 20 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 20 अगर इंडिजिनस फिजी अगर है वहाँ पे अवेलेबल, तो ये 20 लोग इनके ऊपर बहुत भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनका वैल्यू बढ़ जाता है 20, और यहाँ पे इनका हो जाता है बस ओनली, सॉरी 1/10 है ना, तो एक ही हो पाता है। क्योंकि 10 अगर हो तो एक वैल्यू होगा। तो इस तरह का सिस्टम है वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को ये टेंशन वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फिजी में लोगों के पास वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। बाद में आता है हमारा यहाँ पे फोर्थ फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड रूल फॉर लॉ में हम लोग देखते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। हमेशा कभी भी डेमोक्रेटिकली सेटअप गवर्नमेंट होगी ना, वो अपने दायरे में, अपने हदों में काम करेगी। उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, उसकी कुछ रूल्स मर्यादा होती है, उस मर्यादा में काम करेगी। उसकी मर्यादाओं को लांघ कर, तोड़ कर, ब्रेक डाउन करके आगे काम नहीं करेगी। यानी कि वो हमेशा उस लॉ का रिस्पेक्ट करेगी, और राइट्स को भी बहुत ज़्यादा कदर करेगी, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ही वो वहाँ पे रूल करेगी। तो ये देखने को मिलता है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ हो सकती है, ये 4 फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और इसके एग्जांपल हम लोग इस आदमी के चेहरे के साथ ले लेते हैं, जो जिम्बाब्वे का बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है। इसका नाम रॉबर्ट मुगैब है। हम लोग बात करते हैं कि 1980 में ये जो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट जो है वो आज़ाद हुई, जिम्बाब्वे कंट्री आज़ाद हुई वाइट माइनॉरिटी रूल से। और कंट्री हैज़ बिन रूल्ड बाय जेनो पी एफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल उसने किया था, जैसे कि अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा, ANC ने बहुत ज़्यादा पावर प्ले किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इंडिया में भी INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दोनों पार्टीज़ की वजह से अलग अलग कंट्री आज़ाद हुई, है ना। तो वैसे वहाँ पे ZANU-PF भी जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रही है, और इसका जो लीडर था वो हमारा मुगैब था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगैब हैज़ बिन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। और ये आपको इसका चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जो बंदा था, यही एक लीडर था जिसने ZANU-PF को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था, इस पार्टी को, और रूलिंग पार्टी बना दिया 1980 में। एंड इलेक्शंस हैव बिन हेल्ड रेगुलरली, always won by ZANU-PF. President Mugabe is popular but also uses unfair practices in the election. अब ये भी PRI पार्टी की तरह मल प्रैक्टिसेस यूज़ करता था। तो बेस्ड ऑन दैट हम बोल सकते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ तक तो क्लियर था। अगर ये लाइन नहीं आती थी, ये वाली लाइन है ना, ये लास्ट वाली लाइन अगर नहीं होती थी, तो अब तो हम लोगों को ऐसा लगता कि भाई इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा इलेक्शन में, सॉरी, फ्रीडम फाइटिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। रॉबर्ट मुगैब ने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है ना, तो ये पार्टी हमेशा डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती है। अब डर्टी ट्रिक्स किस तरह से यूज़ करती है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट changed the constitution several times to increase the power of the president, make him less accountable. बहुत ज़्यादातर इसने ना कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंजेस किया।
कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या बोला था, एक रूल बुक होती है ना, अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री को रूल करना होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि भाई इस तरह से रूल मत करो मत करो मत करो मत करो, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देते थे। इस तरह का सिस्टम हमारे रॉबर्ट मुगेब ने ऐसा किया था। और उसने अपने जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट, अब देखो चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट बन गया था जनरल परवेज मुशर्रफ, लेकिन इसने क्या किया, प्रेसिडेंट को ही कर दिया लेस अकाउंटेबल। लेस अकाउंटेबल का मतलब, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदार, है नहीं, जवाबदारी। ये जवाबदारी हम लोग कर लेते हैं कि भाई कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेते ना तो उसका जवाब देना पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है, वापस जवाब देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल बदल कर बहुत ज़्यादा इस पोस्ट का पावर बढ़ा दिया और अपने आप को बिना जवाबदारी का बना दिया। यानी कि अब उसका कोई रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा वो, तो लेस रेस्पॉन्सिव आप बोल सकते हो, है ना, लेस रेस्पॉन्सिव वो बन चुका था। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। ज़्यादातर जब भी अपोजिशन पार्टी बोलती थी, उनके वर्कर कभी भी उसके खिलाफ बोलते थे तो उनको हमेशा हरेसमेंट मिलता था, मतलब एक्सप्लॉयटेशन करता था वो, उनके मीटिंग के भी डिस्टर्ब कर देता था। और क्या होता था, पब्लिक प्रोटेस्ट जो लोग करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, रैली निकालते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वो निकालना उन लोगों के लिए इलीगल हो गया। अब इलीगल हो गया तो पुलिस वाले डंडे मारते थे, लॉकडाउन में जैसे चल रहा था हमारे इंडिया में, तो वैसे दे धड़ाधम, है ना। तो देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अब उसने एक ऐसा लॉ बना दिया कि भाई मेरी पावर को, मेरी पोस्ट को कोई भी क्रिटिसाइज करेगा ना, वो लास्ट टाइम बोलेगा, मतलब उसने बोला मतलब तो बस ख़त्म। टेलीविज़न रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो टेलीविज़न और जो रेडियो थी वो भी कंट्रोल्ड हो जाती थी गवर्नमेंट की, भाई क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कौन से न्यूज़ आनी चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट आनी चाहिए, ये सारे के सारे अप्रूवल जो है ना उसकी गवर्नमेंट से लोगों को लेना पड़ता था। मीडिया भी एक तरह से उनके दबाव में था और गिव द ओनली द रूलिंग पार्टीज बेस्ट विजन और वर्जन, उनकी ही अच्छी सी छवि दिखाते थे। छवि यानी इमेज, भाई हमेशा जिम्बाब्वे की ज़ैनु पीएफ का ही अच्छा छवि उस पर इमेज रहती थी। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, यहाँ पे अच्छा था कि न्यूज़पेपर जो थे ना वो इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट मतलब गवर्नमेंट से थोड़ा अलग थे, बट गवर्नमेंट हैरेजेस दोज जर्नलिस्ट वो गो अगेंस्ट इट। लेकिन जो भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई जर्नलिस्ट बढ़ता था ना तो बस वो बढ़ता था, वापस बढ़ ही नहीं पाता था। इस तरह का मतलब सिस्टम आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था हमें। तो बेस्ड ऑन दिस, क्या आप जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट को भी आप बोलोगे कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? अरे इतने बहुत है भाई। और क्या पॉइंट है, गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वर्ंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जजेस। यहाँ देखो हमारी इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अलग है ये, है ना, हमने सेपरेट करके रखा, सेपरेट ऑर्गन है हमारा। लेकिन यहाँ पे जो विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे विजुअल्स है कि मतलब यहाँ के जो जजेज़ हैं उनको बेचारे को एकदम जस्टिस वाला जो जजमेंट है वो दे, उससे पहले ही उन्हें हरेसमेंट किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। और एक्सप्लॉयटेशन इस तरह का होता था कि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के प्रेशराइज्ड में ही होते थे, जो डिसीजन नहीं होता है वो डिसीजन बन जाता था। यानी कि एक तरह से ये एक डिक्टेटर जैसा आपको रॉबर्ट मुगेब देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह का सिस्टम है ना ज़ेनु पीएफ का, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular government can be undemocratic, popular leaders can be autocratic. We if wish to assess a democracy, it's important to look at the election before and after the elections, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे भली डेमोक्रेसी वहाँ पे हो और लीडर्स भी वहाँ पे पॉपुलर भली हो, लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बिटवीन क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें को असेसमेंट करना भी हमें
बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं। तो समरी में देखो हमारे सामने जो डेफिनेशन थी वो ये थी, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक द मेजर डिसीजंस। अब ये जो है पाकिस्तान का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि पीपल जो है ना वहाँ पे लोग तो थे वहाँ पे, बट दे डिड नॉट इलेक्ट जनरल परवेज मुशर्रफ, है ना, उसको इलेक्शन में नहीं जिताया था। ही वॉज आर्मी रूलर एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही टेक्स द ऑल द डिसीजंस, जो भी मेजर डिसीजन होते हैं वो ही लेता है। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग पाकिस्तान को क्या नहीं बोल सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। पीआरआई मैक्सिको की, चाइना में आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देख सकते हो, वहाँ का सीन आपको पता है कि करंट जो रूलर्स है वो चेंजेस नहीं हो पाते हैं। बेस्ड ऑन दैट लोगों के पास चॉइस और अपॉर्चुनिटी फेयर नहीं मिल पाती है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि चाइना और हमारा मैक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, नहीं कह सकते, है ना। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। ये जो थर्ड वाला है ना, ये चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस, इन्हें वन वॉट वन वैल्यू मिलना चाहिए, है ना। उस वैल्यू का भी यहाँ पे रिस्पेक्ट होना चाहिए। और बाद में जो फोर्थ वाली जो है ना, वो रॉबर्ट मुगेब की है कि भाई गवर्नमेंट जो है ना एक बेसिक रूल के अंदर काम करे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, और सिटीजन्स के राइट्स का भी आदर करनी चाहिए। तो ये चारों के चारों जो हमारे पास में पॉइंट्स जो आ जाते हैं, इन पॉइंट की समरी भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं बच्चों, ताकि हमें ये जो सेकंड सेगमेंट है हमारे चैप्टर का, वाई डेमोक्रेसी, वो हमें समझ में आएगा। लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट दैट आर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। जो लोग जो है ना, ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब डीमेरिट बताते हैं, तो डेमोक्रेसी उन्हें अच्छी नहीं लगती है, तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। कि कैसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो यहाँ पे आपको पहला आर्ग्यूमेंट देखने को मिल रहा है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, है ना। कोई कहीं पे आप देखोगे तो 5 ईयर के लिए कहीं आप देखोगे तो 5 ईयर्स के लिए इलेक्शन होते हैं, कहीं 6 ईयर्स के लिए इलेक्शन होते हैं। तो इन इलेक्शन की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा अनस्टेबल रहती है। तो इंस्टेबिलिटी वहाँ देखने को हमें मिलती है, एंड यही इंस्टेबिलिटी जो है ना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देती है। तो इसी वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है ना वो एक तरह से ख़राब है। और क्या है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। तो मोरलिटी बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिकल कंपटीशन ही है डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी आप देखोगे तो लीडर अपनी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, वहाँ लोगों के ह्यूमैनिटी की बातें नहीं करेंगे, इंसानियत तो बिल्कुल ही नहीं। मॉरल वैल्यूज़ की बात ही छोड़ो आप, हमेशा मतलब इस नेता ने ये किया, उस नेता ने वो किया, ये गवर्नमेंट ने ये किया, हमेशा आप बस में, सैलून पे, ढाबों पे, रिक्शा में, तरह तरह पे लोग जो है ना जो पॉलिटिकल बात करते हैं ना, वो सब पॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ की, ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन डेवलपमेंट की बहुत बातें कम करते हैं। तो लोग ये बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है ना वो पूरी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन से और पावर प्ले से रिलेटेड है, यहाँ मॉरलिटी का कोई जगह नहीं है। फिर सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का रूल होता है, तो मेजोरिटी के रूल की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और ज़्यादा लोग हुए तो कंसल्टेशन भी बहुत ज़्यादा लंबा चला, और लंबा हुआ तो डिले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये डिले जो होते हैं वो उस वजह से डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती लोगों को, क्योंकि लोगों को क्विक रिजल्ट वाला, क्विक रिप्लाई वाला, क्विक आंसर वाला लोग चाहिए होता है ना। एकदम ઝડપથી કોઈ જવાબ આપે ને એવું માણસ। ઇલેક્ટેડ લીડર્સ ડોન્ટ નો ધ બેस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। तो यहाँ पे लोगों का ये भी मानना है कि जो इलेक्टेड लीडर होता है ना वो लोगों का जो इंटरेस्ट है ना अच्छी तरह से नहीं पहचानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोगों को वो नहीं पहचानते हैं ना भाई। नरेंद्र मोदी फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लीडर,
फिर भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक जैसे कि नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, तो वहाँ पे वो मुझे नहीं जानते, फिर भी मैंने वोट तो किया ना वहाँ पे, तो अब वो जो डिसीजन लेंगे क्या मेरे लिए होगा, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते एक्चुअली, मुझे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वो उन्हें नहीं पता है ना। मतलब ऐसे अगर हम बात करें ना तो बहुत लेवल पे बात चली जाएगी, इसलिए मैं खाली इतना ही बता रहा हूँ कि जो भी इलेक्टेड लीडर होते हैं वो एकदम बाई बॉटम तक लोगों को नहीं पहचानते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेशनल अगर डिसीजन लेना होता है ना, तो वो इलेक्टेड लीडर जो कैबिनेट मिशन पे बैठते हैं, वो लोग कैबिनेट कमेटी पे बैठते हैं, तो वो सारे के सारे जो डिसीजन लेते हैं तो वो बेसिक इंटरेस्ट हमारे को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो इस वजह से बैड डिसीजन भी हो जाता है। तो ये भी एक तरह से डेमोक्रेसी का एकदम ख़राब एक रिज़ल्ट है। फिर डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ये तो बहुत बोलने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो करप्शन पे बेस्ड है, एंड ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देखो यहाँ पे जो आम जनता है वो अपना ये भी नहीं देख पाती है कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है ना। तो बेस्ड ऑन दिस डेमोक्रेसी जो है वो हमारे लिए ख़राब है, ये लोगों का कहना है। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ government only ensure that people take their own decisions. This does not guarantee that their decisions will be good. People can make mistakes. Involving the people in these decisions does lead to delays in decision making process. अब वो लोग सामने आ रहे हैं जुड़ के, जो लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब तक हमने देखा ये लोग वो लोग थे जो बोलते थे कि भाई हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अब ये ऐसे लोगों के व्यूज़ है जो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो एक वर्ड हमारे पास में आता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब रेस्पॉन्सिव। कोई भी डिसीजन लेती है ना गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो वो वापस उसको जवाब देना पड़ता है लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको चुना है भाई। इसीलिए डेमोक्रेसी जैसा कि वर्ड से हमें पता चलता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड। तो वो जो इलेक्टेड लोग हैं दे हैव टू बी अकाउंटेबल। सर अगर वो अकाउंटेबल नहीं हुए तो जैसे कि रॉबर्ट मुगेब ने कर लिया था, और यहाँ पे मुगेब ने भी किया था और पीआरआई के पार्टी ने भी किया था, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ तक कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ऐसा कर दिया। तो दैट्स वाई हमें ये पता होना चाहिए कि दे शुड बी इलेक्टेड, है ना। जो इलेक्टेड लोग हैं वो नहीं करेंगे ऐसा। अगर वो करेंगे भी ना तो देयर विल बी कि उनको जो से कि इलेक्शन में इतनी बड़ी गवर्नमेंट बनेगी तो दे कैन रिमूव, उनके पास ये भी पावर रहेगा, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और ज़्यादा समझना है तो देखो, अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द पीपल वो रूल, है ना। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना वो भी मतलब अकाउंटेबल हो सकती है, बट वो कैसा मतलब डिसीजन लेगी जो उन्हें अच्छा लगेगा। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, है ना। तो नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, ज़्यादातर वो जो रूलर होता है ना वो जैसा लोग चाहे वैसा उन्हें चाहे ना तो वैसे ही करते हैं, मतलब कि उन्हें जो अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। जबकि डेमोक्रेसी में हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा होता है कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो नीड्स है उनको रूलर्स को सुनना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है ना। दूसरा पॉइंट देखो आप, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड होती है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन पे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो इसमें तो टाइम लग रहा है भाई, रुको ज़रा आगे देखो। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन discussions, meetings. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decisions. कभी भी इतने सारे लोग हैं ना तो वो मिस्टेक भी कर सकता है। अगर एक आदमी ने कोई डिसीजन लिया है तो एक से तो मिस्टेक हो सकता है ना, तो बहुत सारे अगर मिले हुए हैं तो अगर किसी की मिस्टेक हो रही तो मिस्टेक पे काम कर सकते हैं वो। दिस टेक्स टाइम, तो इससे टाइम लगता है, टाइम तो लेगा ही, बट
देर इज ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस, है ना। तो मतलब एक हमारे कहावत में भी बोलता है भाई कि जो भी झड़पती यानी वो जल्दबाजी में लिए हुए फैसले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ये आपस में बात करके, डिस्कशन करके, सलाह मशवरा करके नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इस वजह से हम लोग इनके डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एकदम क्विक रिजल्ट पे क्विक डिसीजन लिया जाता है। उसकी वजह से कभी कभी वो डिसीजन लोगों को अच्छा लगे ना लगे। अब देखो आपके घर में भी आप देख सकते हो कि अगर कुछ भी फैसला लेना हो तो भाई सोचा समझा हुआ फैसला अगर कोई लेता है तो अच्छा है कि ये, या फिर आंख बंद करके फैसले लिए हुए वो सही है। आप खुद थोड़ा सोच के बताओ मुझे, है ना। तो आंख बंद करके कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होगा वो आपको नहीं पता है। इनफैक्ट मतलब फ्यूचर हम सब जो है ना प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो दैट्स वाई मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो सही है कि गलत है। तो बिना सोचे समझे अगर हम लोग कुछ एक्शन करते हैं ना बच्चों, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हम लोग फिर आगे गुजरेंगे, ये हम लोग सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि आज आप लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि कल आपने नहीं देखा ना, कल दूसरा चैप्टर पढ़ोगे। यही चैप्टर थोड़ी पढ़ोगे। अरे मज़ा कर रहा हूँ, मतलब हम लोग प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाते हैं, बस आपको इतना समझना है। फिर देखो थर्ड, democracy provides a method to deal with differences and conflict. Democracy provides the only peaceful solution to the problem. In democracy, no one is a permanent winner, है ना। हमेशा मतलब ये जीता कभी वो जीता, ये चलता रहता है। परमानेंट विनर बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में पार्टी है, आपके पास में पॉपुलरिटी है, आपके पास में लोगों का सपोर्ट है, देन यू कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। तो कोई भी वहाँ पे परमानेंट विनर नहीं होता है। नो वन इज अ परमानेंट लूजर, और ना ही कोई परमानेंट लूजर भी होता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, ये बाइंड करके रखती है ना। डाइवर्सिटी हमको भी बहुत ज़्यादा बाइंड करके रखती है, इन्हें जोड़ के रखती है, कनेक्टेड रखती है। तो ये भी हमें पता होता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का, डाइवर्स लोग हैं तो डिफरेंसेस होंगे बिल्कुल, और डिफरेंसेस होंगे तो लोगों की चॉइस में डिफरेंसेस होगा। लोगों को डिसीजन में के लिए भी चाहिए अलग अलग, जैसे कि ओबीसी वालों की क्या रिजर्वेशन की डिमांड हो सकती है, एससी एसटी वालों की अलग हो सकती है, नॉर्मल जो है जनरल कैटेगरी वाले उनकी अलग हो सकती है। तो ओवरऑल डेमोक्रेसी जो है ना हमारे इंडिया में, ये सारे डिफरेंसेस पे, इन कॉन्फ्लिक्ट पे एकदम पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप हिस्ट्री देख सकते हो हमारे इंडिया की, तो इसने ऐसा किया भी है ना। तो इसीलिए हमारी जो है ना इंडिया की डेमोक्रेसी सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट और सबसे परफेक्ट एंड सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी एकदम सोल्ड मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। कभी भी डिस्प्यूट नहीं हुआ है इस डेमोक्रेसी पे, सब ने मतलब पीसफुली सॉल्यूशन किया है। फिर आगे देखो, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। कैसे? सिंस प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन recognize that the poorest and the least educated has the same status at the rich and the educated. क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, थर्ड फीचर याद करो, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये मानते हैं चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, सबको इक्वालिटी मिलेगा। तो दैट्स वाई यहाँ लोगों का डिग्निटी बढ़ जाता है। डिग्निटी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कदर, एक तरह से हाइट, एक तरह से नाम, है ना, वो बढ़ जाता है। उसका मतलब ऐसा उसे फील नहीं होता है कि भाई मैं गरीब हूँ तो मेरे को आगे जो अगर मतलब कानून जो है ना मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि इक्वल लॉ है हमारे पास में, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे रिमोट प्लेसेस पे फार्मर हो, उन सब के लिए इक्वल ट्रीटमेंट देता है हमारा लॉ। कानून सबके लिए इक्वल है। तो दैट्स वाई डेमोक्रेसी इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करता है, फोकस करता है। द डेमोक्रेसी इज दस बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मैकेनिज़्म है ये, तो टाइम कंज्यूमिंग मैकेनिज़्म ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो है ना उसको भी करेक्शन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो बच्चों अब तक आपको ये पता चला। अब हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं।
ब्रॉडर मीनिंग, अब ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने अभी तक इस डेमोक्रेसी को यहाँ तक लिमिट में रखा कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वहाँ पे हमने फीचर्स देखा पाकिस्तान का मेजर डिसीजन के लिए, चाइना का फ्री के लिए, फ्री मतलब 3000 जो मेंबर्स है वो फ्री नहीं है, अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर हमने मैक्सिको में भी हमने देखा कि वहाँ फेयर इलेक्शन नहीं होता है पीआरआई की वजह से। फिर हमने थर्ड जो है ना, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू देखा एस्टोनिया की गवर्नमेंट का, फिजी की गवर्नमेंट का, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का, जो कि मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे भी वहाँ पे वो डेमोक्रेसी है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो जो वुमेंस को, वैसे मैंने एक बात बताना भूल गया था कि वुमेन को वोटिंग जो राइट्स है ना 2015 में फिर सऊदी अरेबिया में मिलना शुरू हो गया है ना। अभी 2015 के बाद में वहाँ पे वुमेन को वोटिंग राइट मिलना शुरू हो गया है सऊदी अरेबिया में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इजीली हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ें सभी कोनों कोनों से वर्ल्ड में आ रही है, गूंज रही है। तो यहाँ पे क्यों गूंज रही है, क्योंकि उसका मीनिंग जो है ना हम लोग अब ब्रॉडली ले रहे हैं। अब हम डेमोक्रेसी को एक गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड नहीं रखते, अब हम लोग उस डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के दायरे में ही नहीं रखते हैं। इसका हम लोग यूज़ करते हैं हमारे स्कूल में, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में और अलग अलग जगह पे। क्योंकि डेमोक्रेटिक टीचर होना चाहिए आपका, डेमोक्रेटिक आपके पेरेंट्स होने चाहिए, डेमोक्रेटिक आपके भाई बहन होने चाहिए, यहाँ तक कि आपको भी डेमोक्रेटिक वे में बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब खाली यही नहीं होता है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे आपको लोगों की डिग्निटी का, लोगों के राइट्स का, लोगों की फ्रीडम का, इक्वालिटी का, सबका हमें केयर करना पड़ता है, कंसल्टेशन करना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है। एकदम झड़पती कोई भी है ना, मतलब त्वरित डिसीजन पे नहीं आना चाहिए, हमें सोच विचार करके कुछ काम करने चाहिए। तो यहाँ पे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग समझने वाले हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision, है ना। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल है, मेजोरिटी भी, तो लार्ज कंट्रीज भी हो जैसे कि इंडिया में, तो वहाँ पे लोग पॉसिबली एक दिन के लिए नहीं मिल पाते हैं एक कलेक्टिव डिसीजन के लिए। कलेक्टिव डिसीजन मतलब सब मिलके एक डिसीजन ले, है ना। तो एक कलेक्टिव उन सब का कलेक्शन हो सके एक डिसीजन, वरना क्या है सभी बैठेंगे अलग अलग डिसीजन लेंगे, मेरा तो ये है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मेरा तो ये, मैं तो आऊँगा नहीं, मैं तो जाऊँगा, ऐसा नहीं। सबका मतलब एक तरह से एक सर्वमान्य जो फैसला होता है ना उसको बोलते हैं कलेक्टिव डिसीजन। तो वो करने के लिए सभी लोग जो है ना वहाँ पे बैठते हैं। एंड even if they could, the citizens does not have the times, the desires और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। अगर लोग मान लो ये कर भी ले कि भाई वो रेगुलरली मीटिंग करे, बट उन लोगों के पास में ना तो टाइम है, अगर टाइम है तो डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर भी मान लो है तो स्किल्स नहीं है। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है हमारे आम जनता में। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक मीटर लेके आते हैं। वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a sense. My opinion matters as much as my father's. I don't like teachers who don't allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. One leader and his family members decide everything in this party. How can the talk of democracy? यानी कि ये एक आपके लिए पहली है। आप देखो, दिस also means that no country is perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideas of a democratic decision making. तो यहाँ पे ये हमें समझना चाहिए कि बच्चों कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों है। अब तक हमने डेमोक्रेसी को अलग अलग लेवल पे पढ़ा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग
हमेशा ऑलवेज कीप लर्निंग रखोगे, है ना, लर्निंग को ही आगे रखोगे एंड हैप्पी लर्निंग के साथ में आप आगे बढ़ते रहोगे। और बच्चों, अगर मैंने इस वीडियो के ज़रिए आग लगा दी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और ज़रूर ज़रूर प्लीज़ एक थंब इम्प्रेशन तो अपने टीचर्स के लिए बनता ही है। अगर इसका मतलब ये हो गया तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे इस वर्चुअल क्लासेस में, जो एक तरह से टेक्निकल टीचर्स की है, रोबोटिक टीचर की तरह मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।